मनोहर चक्रवर्ती अपनी पत्नी और 2 छोटी लड़कियों को छोड़कर जहाज में काम करने गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। तब से परिवार में मातम और दुख का माहौल है। पैसों की कमी और गरीबी के कारण उन्होंने घर के बगीचे में उगाई गई सब्जियों को दैनिक बाजार में बेचने का रास्ता अपनाया। बाजार गांव से 1 मील दूर है। बहुत सुबह निकलना पड़ता था और शाम को लौटना था। कमला देवी और उनकी दोनों बेटियां रोमना झोमना किसी तरह सामान्य जीवन जी रही थीं। उनके घर के बगल में ताड़ का एक बड़ा पेड़ था। इसमें फूल और फल कुछ भी नहीं फलता था, जिसे बंजर वृक्ष कहा जाता है। शाम में लोग ताड़ के पेड़ से परहेज करते थे। खासकर बच्चों को उस पेड़ के आसपास जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों का मानना था कि शाम ढलते ही उस ताड़ के पेड़ से कुछ नीचे उतरता है, एक पैर वाला बहुत ही भयानक भूतिया जीव। गर्मी का मौसम था, काल बैसाखी का समय। चारों ओर घने बादल छाए हुए हैं। तूफान उठ खड़ा हुआ है। हवा खिड़कियां और दरवाजे में दस्तक देने लगी। इस बीच बाजार में तूफान अभी शुरू ही हुआ है। आसपास हर कोई दुकानें समेटने में लगा हुआ है। कमला भी घर लौटने की तैयारी कर रही थी कि अचानक बिशु ने आवाज दी। मुझे लगता है तूफान आएगा, थोड़ा ठहर जाओ। नहीं बिशु दादा, रुकने से नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। जैसे ही कमला की बात खत्म हुई, बिजली की चमक के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगी। बेटी, इस तूफान में तुम पहुंच नहीं पाओगी और ये तूफान इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तेज तूफान है। बात सुनो मेरा, यहीं रुको। पर ना पहुंचे तो? कमला की बात खत्म नहीं हुई। चारों ओर काले घने बादल छा गए और काल बैसाखी में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। तीव्र वेग से शुरू हुई तूफानी बारिश को 2 हताश और भयभीत आंखों से वो देखने लगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना होता जा रहा है। बारिश अभी थमी नहीं है। तूफान धीमा हो गया है, लेकिन बारिश पूरे जोरों पर जारी है। घर के बाहर 2 बहनें बैठी हैं। रुमना ने कहा, रुमना, रात होने वाली है। हाँ रे दीदी, माँ कब आएगी? पता नहीं, शायद आज नहीं आएगी। सच बोल रही है दीदी, माँ नहीं आएगी। नहीं रे, मौसम को दे, ऐसी तूफान में माँ कैसे आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, माँ शायद सुबह ही आ जाएगी। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डर मत, चल अंदर चलते हैं। बाहर बैठ के कोई फायदा नहीं है। दोनों बहनें अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर अभी भी हवा चल रही है। बारिश की रफ्तार के साथ रात का अंधेरा बढ़ने लगा है। धीरे धीरे घर के आसपास गहरा अंधेरा छा गया। सुबह के बने हुए चावल थे। दोनों बहनों ने वहीं खाकर सो गईं। जमे हुए अंधेरे के चारों ओर प्रकाश के एकमात्र स्रोत के रूप में बस एक लालटेन जल रहा था। बंद दरवाजों से हल्की ठंडी हवा आने लगी। 2 बहनें एक कंबल ओढ़कर सो गईं। रुमना, अरे ओ रुमना, जुमना, तुम सब किधर गए? दरवाजा खोलो। रात का कौन सा समय होगा? करीब 2 या 2:30 बजे। चारों ओर से हवा की आवाज अब भी आ रही है। आवाज सुनकर रुमना जाग गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका नाम पुकार रहा हो। मन का वहम सोचकर वह दोबारा सोने जा रही थी। तभी वो आवाज फिर से सुनाई दी। कहाँ चले गए तुम दोनों? दरवाजा खोल दो, मैं आ गई। बाहर बहुत तूफान है, मैं भीग गई हूँ। दरवाजा खोल दो। फिर वही आवाज रुमना के कानों में आई। वह कांपते हुए उठ बैठी। कमरे में काफी अंधेरा हो गया है। लालटेन की रोशनी भी कम हो चुकी है। दरवाजे की दिशा से अभी भी धीमी आवाज आ रही थी और दरवाजा खटखटाने की हल्की सी आवाज आ रही थी। रुमना ने फिर सुना, रुमना, दरवाजा खोल दो, मैं आ गई हूँ। तुम्हारी माँ। रुमना। नहीं, ये तो सच में माँ है। मतलब माँ आ गई है। उसके चेहरे और आंखों पर अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता की छाप छा गई। बहन अभी भी सो रही थी और इन सबसे अनजान थी। रुमना बिस्तर से उतरी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। अंधेरे में पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन बाहर से आ रही बिजली की चमक स्पष्ट न होते हुए भी वह समझ गई कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। खुशी से कहा, माँ, तुम इतनी रात में? हाँ रुमना, मैं ही हूँ। तुम दोनों को छोड़ के अकेले में रह सकती हो क्या? इसलिए तो दौड़ के आई तुम्हारे पास।
उसने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया। बच्ची अपनी माँ को अपने पास देख भूल गई कि वो भीगी हुई है। बहन देख देख, अरे छोड़ छोड़, मैं तो भीग चुकी हूँ। वह अपनी बहन को यह बताने के लिए बुलाने जाती है कि उसकी माँ यहाँ है, लेकिन जैसे ही वह उसे गले लगाती तुरंत उसे दूर झटक देती है। रूमना थोड़ा चौंकी। उनकी माँ के कपड़े पानी में भीग गई है। माफ कर देना माँ। ठीक है छोड़ दे, सब समझती हूँ मैं। इस बारिश में भीग जाएगी तो ठंड लग जाएगा। चल अंदर चल, जल्दी से अंदर चल। माँ की आवाज में फिर वही वात्सल्यपूर्ण ममता उभर आती है। दरअसल इतने तूफान के बाद उसे अपनी माँ को बाहर खड़े नहीं रखना चाहिए था। दरवाजा बंद करके अंदर आ जा, बारिश भी बढ़ चुकी है। हाँ माँ चलो। फिर रूमना अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। घर के अंदर कीचड़ ना हो जाए इसलिए कमला देवी टोकरी छोड़कर गीले कपड़े बदलने के लिए रसोई में चली गई। रूमना अपनी माँ से पूछती है, माँ बत्ती की रोशनी कम हो चुकी है, मैं मिट्टी का तेल डाल दूँ क्या? नहीं छोड़ दे, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, बत्ती लेके क्या करूँगी, सोना ही तो है। ठीक है माँ। तुम दोनों ने खाना खाया? हाँ माँ। जा जाके सो जा, मैं भी आ रही हूँ। कुछ खाने के लिए दे दूँ माँ? नहीं होगा, तुम दोनों सो जाओ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। कमला देवी ने अंदर से कपड़े बदलते हुए जवाब दिया। रूमना बिना बात किए सो गई। बहन अभी भी सो रही है। उसने अपनी बहन को धीरे से बुलाया। ये झुमना, झुमना, माँ आ गई है, पता है तुमको? झुमना ने निंद भरी आवाज में उत्तर दिया। माँ कहाँ है दीदी? ये लो, मैं आ गई हूँ। माँ। कमला देवी आकर बिस्तर पर सो गई। झुमना नींद में अपनी माँ से लिपट गई। फिर वो दीदी की तरफ मुंह फेर कर सो गई। मैं पीठ सहला देती हूँ, तुम सो जाओ। बहुत समय बीत गया। बारिश रुक गई है। बाहर से मेंढकों की आवाज आ रही है और झुमना अचानक असहज महसूस करने लगती है। उसने आंखें खोलीं। उसके चेहरे और आंखों पर दर्द का एक अजीब सा भाव उभर आया। उसने धीरे से दीदी को जगाया। क्या हुआ? क्यों बुला रही है? ए दीदी, पीठ बहुत दर्द हो रही है, माँ को सहला देने के लिए। झुमना नींद में कमला देवी को बुलाने जाती है, तभी अचानक एक भयानक दृश्य देखकर वह चौंक जाती है। अपनी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य, अजीब, बदसूरत और भयानक एक प्राणी अपने लंबे तेज कांटों जैसे जीभ के साथ लगातार उसकी बहन की पीठ को चाट रहा है। उसकी जीभ से खून टपक रहा है। उसकी मां कहा, यह तो कुछ और है। एक बड़ा मुंह, चेहरे पर नुकीले दांतों की कतार उभरी हुई है। भय और घबराहट के कारण उसकी जबान से कुछ भी नहीं निकला और वह फिर से बिस्तर पर सो गई। झुमना फिर कहती है, बोला तुमने दीदी, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और जलन भी। रूमना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर डर से कांप रहा था। कोई उत्तर न पाकर झुमना ने अपनी मां को पुकारा। माँ, ओ माँ, पीठ जलन हो रहा है, थोड़ा सा सहला दीजिए ना। हाँ दे रही हूँ। थोड़ी देर बाद झुमना फिर सो गई, लेकिन रूमना को अब नींद नहीं आ रही थी। वह करवट लेकर लेटने लगी। इस रात में कौन आया? वह सोच ही रही थी कि क्या करे। अचानक झुमना के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। उसने फिर आंखें खोली और दीदी को आवाज दी। ए दीदी। तभी रूमना उसकी ओर मुड़ी और उसे चुप रहने को कहा। माँ नहीं आई है, हमारे बगल वाले तार की पेड़ से भूत आया है, हम लोगों को अभी भागना पड़ेगा। झुमना चौंक गई। भय से उसकी नींद उड़ गई। जब वह पूछने गई तो वह उसके कान में फुसफुसाकर कहती है, दीदी कैसे कैसे बचेंगे हम? बहुत डर लग रहा है और पीठ में भी जलन हो रहा है। चुप, कुछ करती हो। माँ, ओ माँ, पिसाब आई है, जाओ क्या? जा जल्दी आना। पर माँ डर लग रहा है, बहन को साथ में ले जाओ। ठीक है जा, पर जल्दी आना, बाहर मौसम भी खराब है और उस तरफ का तार का पेड़ भी अच्छा नहीं है। एक पैर वाली भूत रहता है उधर, मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से आ जाना। कमला देवी के स्वर में जवाब आया। दोनों बहनें धीरे धीरे बिस्तर से उठीं और दरवाजे की ओर आईं। रूमना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर कुंडी लगाते ही दरवाजे में एक हल्की सी आवाज हुई। तुरंत अंदर से एक तेज खून जमा देने वाली चीख निकली। मुझे बंद कर दिया, बदमाश बच्चे, खोल खोल, जल्दी से खोल, वरना तुम दोनों की गाल मरोड़ूंगी। भाग
जल्दी जल्दी भाग। दीदी मेरा पीठ बहुत दर्द हो रहा है। भाग भाग जल्दी भाग, भाग जल्दी भाग, भाग जल्दी भाग। इतना कहकर दोनों बहनें तेज गति से भागने लगीं। पीछे से दरवाजा खटखटाने की आवाज और उस अजीब सी चीख की आवाज आने लगी। रुक जा, रुक जा, रुक जाऊंगी, रुक जाऊंगी। कुछ ही पलों में दरवाजा तोड़कर जीव अपने एक पैर पर कूदकर बाहर आ गया और बड़ी तेजी से उनका पीछा करने लगा। फिर आसमान टूट पड़ा और तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। दोनों बहनें बारिश की परवाह न करते हुए तेजी से दौड़ने लगी। खेत, मैदान, बांस के जंगल को पार कर वे धीरे धीरे दूसरे मोहल्ले की ओर आ गए। अभी भी वह अजीब भूत उनका पीछा कर रहा है। उसकी भयानक हंसी की आवाज आने लगी। भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जितना हो सके तेजी से दौड़ते हुए उस मोहल्ले का पहला घर अचानक सामने आ गया। खोलो खोलो दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, खोलो खोलो, बचाओ हम लोगों को, खोलो बचाओ दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ। रूमना झुमना उस घर के दरवाजे पर आई और तेजी से दरवाजा खटखटाने लगे। कुछ ही देर में घर के मालिक देवराज गोस्वामी ने दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ है बच्चा, इतनी रात को? हम लोगों को बचा लो, वो मार डालेगी हम दोनों को। दीदी बहुत दर्द हो रही है। तभी झुमना रुमना के कंधे पर बेहोश हो गए। देवराज बाबू ने बिना देर किए दोनों को अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों संभल गए तो गोस्वामी जी ने रुमना से सब कुछ बताने को कहा। उधर गोस्वामी जी की पत्नी झुमना को संभाल रही थी। रुमना धीरे धीरे गोस्वामी जी को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद देवराज बाबू ने कहा, भगवान की अशेष कृपा है, तुम लोग बच गए। तुम्हारे घर के पास वाला पेड़ अच्छा नहीं है। गांव का एक पैर वाला भूत वहां रहता है, जिसका मुंह बहुत बड़ा है और उसके मुंह से एक बहुत लंबा जीभ बाहर लटकता रहता है और बच्चों की तरफ उसका नजर रहता है। अगर कोई अकेला मिल जाए तो उसको उठाकर लेके चला जाता है। अभी रहने दो वो सब बातें, तुम्हारी माँ जब आएगी तब कुछ बंदोबस्त करेंगे। रात बीत रही थी। तूफान रुक जाता है। गोस्वामी जी और उनकी पत्नी दोनों को अपने पास ही सुला देते हैं। ओ गोस्वामी जी, दरवाजा खोलिए। ओ गोस्वामी जी, दरवाजा खोलिए ना, मैं कमला हूँ। इतनी सुबह अब कौन आया है? आती हूँ, रुको। उन्होंने दरवाजा खोला तो उनको एक औरत दिखाई दी। चेहरे पर भय के भाव, डर से चेहरा सूख गया है। गोस्वामी जी की पत्नी समझ गई और उसे अंदर बुला लिया। गोस्वामी जी आए। उन्होंने धीरे धीरे सारी घटना बताई। रुमना झुमना सही सलामत है। कमला देवी का चिंतित मन थोड़ा शांत हुआ। उसने दर्द भरी आवाज में पूछा, मेरी बच्ची किधर है? वो लोग ठीक है, सो रहे हैं। सब बंदोबस्त कर दिया है, चिंता मत करो। लेकिन गोस्वामी जी, अब क्या होगा? ऐसी अवस्था में ये घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? सुबह घर जाके देखी, पूरा घर टूटा हुआ है, सब बिखरे पड़े हैं। फिर जमीन में पैर के निशान देख के दौड़ के आई इधर। अच्छा ठीक है, देख रहा हूँ। बच्चे सो रहे हैं, तुम कुछ खा लो। दोपहर को मैं कुछ लोग और तांत्रिक बुला के लाऊंगा। दोपहर में देवराज बाबू, कमला देवी और रुमना झूमना उनके घर गए। लोगों की मदद से वो भूतिया पेड़ उखड़ गया और पड़ोस के गांव के एक तांत्रिक ने उस स्थान पर यज्ञ किया और कहा, इस जगह को मैंने मंत्रों से बंधन कर दिया है और चिंता की कोई कारण नहीं है। कुछ दिन बाद यहाँ अच्छे से सब्जी लगाना। इस जमीन में सब्जी उगाने से पैसों की कमी नहीं रहेगी। तब से कमला देवी उस जमीन पर सब्जी उगाने लगी और पैसे कमाने के लिए उन सब्जियों को बाजार में बेचने लगी। LDDDकियों को स्कूल भेजकर शिक्षित करने लगी। इस प्रकार कमला देवी के परिवार में एक सुंदर सुखी परिवार का निर्माण हुआ। रुमना और झुमना बस स्टॉप से सिर पर छाता लगाए
गांव की सड़क पर चल पड़ी। बाजार पार करते समय उन्होंने देखा कि कमला की दुकान बंद है। तभी उन्हें समझ आ गया कि उनकी माँ दुकान बंद करके पहले ही घर जा चुकी है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा, इधर बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। रुमना अब पास के गांव के प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका है और झुमना कॉलेज के दूसरे वर्ष की छात्रा। गांव के बड़े बरगद के पेड़ के पास मुखिया के घर को पार करते ही जब उन्होंने सामने उस कुटिया को देखा तो दोनों बहनों ने कमला को बरामदे में खड़ा पाया। घर में दाखिल होने से पहले पास के उस ताड़ के पेड़ की ओर देखते ही रुमना का दिल जैसे अचानक सिहर उठा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। गांव में बिजली आने के बावजूद ज्यादातर दिन गांव अंधेरा ही रहता है। कहीं कोई पेड़ गिरा रहता है तो कहीं बिजली की तार चोरी हो जाती है। उस घटना के बाद लोगों को बुलाकर कमला ने वह पेड़ कटवा दिया था, लेकिन उस कटे हुए ठूंठ के पास से अपने आप एक और पेड़ उग आया जो कुछ ही सालों में काफी बड़ा हो गया। रुमना ने कई बार मां से वह पेड़ भी कटवाने को कहा था, लेकिन कमला ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे उधर वे लोग आमतौर पर नहीं जाते थे, लेकिन आज ताड़ के पेड़ की तरफ नजर पड़ते ही रुमना ने देखा कि पेड़ की जड़ों की मिट्टी किसी ने जैसे हटा दी है। वह उधर बढ़ने ही वाली थी कि कमला ने रोकते हुए कहा, मैंने मिर्ची के पौधे लगाए हैं, उधर मत जाना। रुमना घर के भीतर लौट आई। उसे अपने बचपन में घटी उस अभिशप्त रात की याद आ गई। इतनी क्या सोच रही है? मैंने कहा था ताड़ का पेड़ कटवा दो, लेकिन तुमने सुना नहीं। उधर ना जाना ही अच्छा होता। बेटी की बात सुनकर कमला का दिल तेजी से धड़कने लगा। आसमान पर काले बादल गिराए थे। चाय खत्म करके कमला बरामदे में खड़ी हुई और एक बार पेड़ की तरफ देखा। दूर दूर तक फैले आसमान की पृष्ठभूमि में उस काले रंग के पेड़ को देखते ही उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसी समय पास ही कहीं बिजली कड़की। तेज बारिश शुरू हो गई। सूं सूं की आवाज के साथ हवा बहने लगी। जल्दी से दरवाजा बंद कर कमला अंदर आ गई। घर में दाखिल होकर उसने देखा कि रुमना स्कूल की कॉपियां देख रही है और झुमना किताब खोलकर बाहर खिड़की से हिलते हुए पेड़ों की टहनियां देख रही है। अच्छा माँ, साधु बाबा ने क्या क्या कहा था तुम्हें याद है? क्यों रे, अचानक इतने साल बाद? तब तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने इस घर को बांट दिया था। नियम का पालन किया जाए तो वो कभी नहीं आएगा। लेकिन कुछ और, एक और बात भी उन्होंने कही थी जो इस पल कमला को याद नहीं आ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर रात का खाना खाकर वे सब सोने लेट गए। रात उस वक्त पहला पहर थी। बारिश के साथ साथ मेंढकों की टर टर और दूर जंगल के भीतर से गूंजती सियार की चीख सुनाई दे रही थी। काल बैसाखी तूफान की हवा मधुपुर के सीने पर रो रो कर बह रही थी। उस हवा की सूं सूं आवाज सुनकर रुमना को किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। लालटेन की लौ बीच बीच में लपक रही थी। इधर मुड़कर उसने देखा मां और बहन दोनों गहरी नींद में हैं। आज इतने दिनों बाद वही पुरानी बेचैनी फिर से लौट आई थी। अचानक दरवाजे के बाहर पानी के छपाक छपाक जैसी आवाज सुनकर रुमना बिस्तर पर सीधी बैठ गई। लालटेन की लौ अब मध्यम हो रही थी। उठकर उसने उसे जरा तेज किया और दरवाजे के सामने आकर पत्थर सी जड़ हो गई। छपाक छपाक की आवाज अचानक थम गई। रुमना मां की तरफ आने ही वाली थी कि तभी दरवाजे के बाहर से लगभग अपरिचित सा एक स्वर सुनाई दिया। कमला। आवाज सिर्फ एक बार ही आई थी। कमला घबराकर उठ बैठी। कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा रुमना ने होठों पर उंगली रखकर मां को जवाब देने से मना कर दिया। गांव में ऐसे ही निशी बुलाकर लोगों को ले जाती है, लेकिन यह आवाज तो कमला के लिए बहुत जानी पहचानी थी। बेटी के पास आकर उसने कहा, किसने बुलाया? फिर दरवाजे के बाहर वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उस अजनबी ने दो और नाम पुकारे। झुमना, झुमना। कमला ने एक पल भी देर न करते हुए जल्दी से दरवाजा खोल दिया तो तेज हवा और बारिश की बूंदें उसके चेहरे और आंखों पर आ पड़ी।
बिजली कड़की और उसी रोशनी में उसने दरवाजे के बाहर मनोहर को देखा। कमला ने आंचल से मुंह ढककर रोते हुए आवाज दबा दी। तब तक झुमना भी बिस्तर से उठकर बैठ गई थी। नींद भरी आंखों से कुछ समझ नहीं पा रही थी। 25 साल पहले जहाज में लापता हो चुके उनके पिता आज इस गहरी रात लौट आए थे। कमला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह मनोहर का हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर लाई और पूछा, इतने साल अब कहाँ थे? सब बताऊंगा। आज बहुत थक चुका हूँ। मैं थोड़ा सोऊंगा। कमला ने आंखों का आंसू पोंछकर बिस्तर बिछा दिया। मनोहर लेटते ही तुरंत सो गए। अगली सुबह रुमना उठी तो देखा मां और पिता बरामदे में बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चों को प्यार से बड़ा किया और ताकत नहीं है, अब तुम्हें संभालना होगा। मनोहर पीछे मुड़कर रुमना की ओर देखकर बोला, मैं अब आ गया हूँ कमला। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं है। अब तुम आराम कर सकती हो। अगले कुछ दिन काफी खुशी के साथ बीते। एक दिन सुबह मनोहर नींद से उठकर बोला, कमला, इतने साल बाद लौटा हूँ। बहन को देखने का मन कर रहा है। तुम तैयार हो जाओ, एक दिन रुककर वापस आ जाएंगे। इन इतने सालों में एक बार भी रुमना जुमना की बुआ ने उनका हालचाल नहीं पूछा था, इसलिए कमला जाने के लिए राजी नहीं हुई। तुम्हारे जाने का मन है, तुम जाओ। नहीं, रहने दो, बाद में कभी चला जाऊंगा। शायद मनोहर भी यह बात समझ गया। उसने कहा, अब मैं बाजार जाकर मछली ले आता हूँ। कुछ देर बाद मनोहर हाथ में एक बड़ी सी मछली लेकर लौट आया, जैसे अभी अभी पानी से निकाला गया हो। पति को देखकर कमला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें इतनी जल्दी मछली कहाँ से मिल गई? बड़ी मछली और जिंदा भी? सामने वाली नदी से मछुआरे मछली पकड़कर ले जा रहे थे। मैंने देखते ही तुरंत खरीद लिया। कमला कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर मछली उठाकर काटने लगी। रसोई का काम निपटाकर कमला ने अपनी 2 बेटियों और पति को खाने के लिए बुलाया। खाने के समय कमला ने देखा कि उसका पति ऐसे खा रहा है मानो मनोहर कई दिनों से भूखा हो। लगता था जैसे उसका पेट भर ही नहीं रहा। मामला अजीब होता देख मनोहर थाली का आखिरी निवाला खाकर उठ गया। रुमना, झुमना और कमला तीनों ही दंग रह गए। शाम ढलकर रात हो गई। सब गहरी नींद में डूब गए। किसी अजीब सी आवाज से रुमना की नींद खुल गई। वह उठकर बाहर वाले कमरे में आई और देखा कि उसके पिता दरवाजा खोलकर कहीं बाहर जा रहे हैं। ज्यादा सोचे बिना वह वापस जाकर लेट गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में डरावनी और अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव का रतन बड़ी झील में मछली पकड़ने गया था, लेकिन सुबह उसे झील के में पाया गया। किसी ने जैसे उसकी गर्दन मरोड़ दी हो। शरीर पूरा रक्तहीन और उसकी पीठ पर एक घाव का निशान था। झील के किनारे बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। रुमना और झुमना भी खबर पाकर वहां पहुंच गईं। हराधन मुखोपाध्याय उन्हें देखकर आगे आकर बोला, क्या समझ रही हो रुमना? हमारे गांव में ऐसा घटना पहले कभी नहीं घटी। बात थोड़ी अजीब है। ताऊ जी, ये सब देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। छोड़, अब चल और इन सब के बारे में मत सोच। वे चलते चलते अपने घर की ओर बढ़े। घर के सामने आकर हराधन बाबू बोले, चलता हूँ बेटी, सावधान रहना। ताऊ जी आइए ना, थोड़ा चाय पी के फिर जाना, पापा भी आए हुए हैं घर पे। हराधन बाबू थोड़ा चौंके। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे एक बार भी खबर क्यों नहीं दिया? कमला रसोई में काम कर रही थी। उसने कहा, घर के अंदर आइए ना दादा, उन्होंने कहा था आपके घर जाएंगे। शायद समय नहीं मिला। इतने दिनों बाद घर लौटा है, तो वो अब कहाँ है? थोड़ा बाहर गए हैं। ओह, तो फिर मैं चलता हूँ, अभी बाद में आऊंगा। हराधन बाबू घर लौट गए। शाम ढलकर रात हो गई, लेकिन मनोहर का कहीं पता नहीं। इतनी रात हो गई, अभी तक तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं लौटे? इसी बीच
हराधन बाबू अपनी पत्नी द्वारा दिया गया प्रसाद लेकर और झुमना के घर की ओर बढ़ चले। घर से कुछ दूर आते ही उनकी नजर घर के पास खड़े ताल के पेड़ की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक काला अंधकारमय आकृति पेड़ के ऊपर हिल रही है। पलक झपकते ही वह अंधकार हवा में मिल गई। हराधन बाबू भौहें तानकर कुछ सोचते हुए उनके घर की घंटी बजाई। दरवाजा रुमना ने खोला। आइए ना। ये ले, तुम्हारे ताई ने प्रसाद भेजा है। अच्छा, मनोहर तो दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? देखिए ना, इतने रात हो गई है, अभी तक नहीं लौटे। बोलते बोलते मनोहर घर में प्रवेश कर गया। इतनी देर हो गई, तुम कहाँ गए थे? मैं थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर गया था, इसलिए देर हो गई। तो मनोहर, कैसे हो भाई? अच्छा हूँ दादा, आप कैसे हो? ठीक हूँ, एक दिन आओ घर पे। दादा ने प्रसाद लाए थे, आपको दूं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, हाथ पैर धोकर मैं खा लूंगा। इसके बाद हराधन बाबू अपने घर लौट गए। रात में खाना पीना निपटाकर कमला और बाकी सब सो गए। रात गहरी थी। अचानक कमला की नींद खुल गई। उसने देखा कि मनोहर पास में नहीं है। वह उठी और देखा कि बाहर का दरवाजा पूरी तरह खुला है। इतनी रात को कहाँ चले गए? कमला दरवाजा बंद करके सो गई। अगली सुबह कमला ने देखा कि मनोहर बिस्तर पर सो रहा है। उसने देखा कि हराधन बाबू द्वारा लाया गया प्रसाद वैसे ही। जैसे जैसे समय बढ़ा, वह दुकान की ओर बढ़ी। मोड़ के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। बरगद के नीचे सब मिलकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। दादा, क्या बात है? पांचू बाबू का बेटा कल रात से नहीं मिल रहा है। रात में वो थोड़ा बाहर गया था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा। कमला को अचानक रात की बात याद आ गई। फिर वह कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन कह नहीं पाई। अब एक बात करनी थी तुमसे। कल रात, यह कहते हुए हराधन बाबू उस ताड़ के पेड़ के बारे में जो उन्होंने देखा सब कुछ स्पष्ट रूप से बता देते हैं। सुनो, एक बार साधु बाबा के पास जाओ, पूरी बात बताओ। कमला गर्दन हिलाकर दुकान की ओर बढ़ गई। कुछ दिन इसी तरह बीते। पूरा गांव जैसे ठहरा हुआ था। शाम होते ही हर कोई अपने अपने घर में जा छिपता। सुबह तक कोई दरवाजा नहीं खोलता। चारों ओर डर का माहौल था। रुमना और झुमना के घर में भी वही स्थिति थी। इतनी चिंता मत करो, मैं हूं ना। गांव में जो हो रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और सुनो, तुम अकेले बाहर मत जाना रात को। यह सुनकर मनोहर का चेहरा छोटा सा हो गया। अगले दिन शाम को कमला दुकान खोलने के लिए घर से निकलती है। तब तक रुमना भी स्कूल से वापस आ चुकी है। मैं आ रही हूँ, लौटने में देर होगी। इस बीच आसमान का मिजाज भारी था। कमला की दुकान में आज बहुत सारे ग्राहक थे। 2 दिन दुकान बंद रहने की वजह से हर कोई अपनी अपनी जरूरी चीजें पहले ही दुकान से ले जा रहा था। काफी देर हो गई थी। वह सोच रही थी कि दुकान बंद करके घर चली जाएगी। तभी अचानक जोरदार तूफान शुरू हो गया। साथ ही बूंद बूंद बारिश भी होने लगी। कुछ ही पल में बिजली कड़की और उसके साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस तूफान में घर कैसे लौटूंगी? जल्दबाजी में छतरी भी भूल गई। तूफान और बारिश में रुमना और झुमना ने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। बादलों की गर्जना और बारिश की छींटों की आवाज में वे कमरे के एक कोने में बिस्तर पर सिकुड़ कर बैठी हैं। क्या हुआ दीदी? माँ कब आएगी? यही तो मैं सोच रही हूँ। इस तूफान में मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उनकी बातचीत के बीच ही कमरे के कोने से एक खुरदरी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हिंस्र प्राणी अपने नाखूनों से कुछ खरोंच रहा हो। रुमना धीरे से उठी और हैरिकेन की रोशनी जलाकर कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। वह खुरदुरी आवाज अब भी आ रही थी। अचानक कमरे के अंदर से झुमना की एक चीख सुनाई दी। दीदी, पिताजी कहाँ है? रुमना दौड़कर आई तो देखा कि पिता कहीं नहीं है।
पिता को न देखकर रूमना हैरिकेन हाथ में लेकर बाहर आई। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। पिताजी। कोई उत्तर नहीं मिला। खुरदरी आवाज और भी तेज हो गई। ताड़ के पेड़ की तरफ अनचाहे ही नजर चली गई। काले गुच्छे जैसे अंधकार पेड़ की चोटी पर जमे बैठे थे। उनकी नजर अब कमरे की छत पर थी। छत पर चारों हाथ पैर के बल एक काली छाया मूर्ति झुकी हुई बैठी थी। दोनों आंखें जल रही थी। मुंह के बाहर से सफेद दांत उस अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहे थे। डर के मारे लालटेन हाथ से गिरकर बुझ गया। अब तक चांद के चेहरे पर बादलों की परत थी। जैसे ही वह परत हट गई, फीकी, धुंधली और टेढ़ी चांदनी में जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे डर के मारे उनका दिल कांप उठा। उन्होंने देखा कि मनोहर छत पर किसी जानवर की तरह बैठा है। झूमना चीख पड़ी, पिताजी! मनोहर खुरदुरी आवाज में बोल उठा, कौन है तेरा बाप? यह बात कहते ही वह विकराल हंसी हंसकर चारों पैरों वाले जानवर की तरह छत से उतरने लगा। वह झुमना पर झपटने ही वाला था कि तभी रूमना उसे खींचकर कमरे के भीतर ले गई। जल्दी में वह बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई। अंदर वाले कमरे में घुसते ही उन्होंने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे। उन्हें जमीन पर नाखून घिसटने की आवाज सुनाई दी। साथ ही रूमना ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखने की कोशिश की। रूमना ने देखा कि वह उनके पिता नहीं है। वह तो वही पिशाच है जो बचपन में उनके खेत में आया था। ये वही पिशाच है। पिताजी का रूप धारण करके आया है। इसका मतलब पिताजी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। क्या सोचा था? मुझे धोखा देकर बच जाएगी। आज तुम दोनों की गर्दन मड़ोड़कर तुम्हारा खून पीऊंगा। रूमना और झुमना चिल्लाने लगी, कोई है? हमें बचाओ! कोई है? बचाओ! 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 कोई है? बचाओ! कोई है? बचाओ! वह अलौकिक दानव जैसे प्राणी बार बार दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगा। रूमना और झुमना कमरे के कोने में बैठकर कांप रही थी और मन ही मन भगवान को पुकार रही थी। अचानक उन्होंने सुना एक गहरी गूंजती हुई आवाज, तू फिर से लौट के आया है। 10 साल पहले देखे गए वही साधु बाबा हाथ में एक कुमंडल लेकर खड़े थे। साधु बाबा के पीछे उनकी मां कमला खड़ी थी और उनके मोहल्ले के ताऊ हराधन भी वहां थे। कमला की आंखों में आंसू थे और चेहरा डर से जड़ हो गया था। साधु बाबा ने कुमंडल से जल लेकर पिशाच की ओर फेंकते ही वह भागकर घर के बाहर निकला और फिर छत पर चढ़ गया। रूमना और झुमना हिम्मत पाकर दौड़कर बाहर आई और अपनी मां को गले से कसकर लगा लिया। बोल, क्यों लौट आया है? किसने तुझे मुक्त किया? ये मेरी जगह है। इन 2 लड़कियों की वजह से मुझे इस घर से जाना पड़ा था, लेकिन कमला मिर्ची का पौधा लगाते वक्त जमीन खोदकर मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे वापस जाना ही होगा। तू कौन है? तू कौन होता है मुझे कहीं भेजने वाला? मेरी जगह है, मैं ही रहूंगा। तो फिर देख। साधु बाबा ने ताऊ हराधन को ताड़ के पेड़ के नीचे आग जलाने को कहा। हराधन बाबू हाथ में केरोसिन और लकड़ी लेकर की ओर बढ़े। उसी समय विभत्स प्रेत मूर्ति हराधन बाबू पर झपट पड़ी और उसे एक हाथ से पकड़कर ताड़ के पेड़ पर चढ़ने लगा। तुरंत ही साधु बाबा ने कुमंडल से जल लेकर कमला और उसकी दोनों बेटियों के चारों ओर एक घेरा बना दिया और फिर ताड़ के पेड़ की ओर बढ़े। उन्होंने फूंक मारकर एक चूर्ण उड़ा दिया। उसी समय पिशाच के हाथ से छूटकर हराधन बाबू जमीन पर गिर पड़े। साधु बाबा आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी हराधन टूटी हुई आवाज में बोल उठे, मैं ठीक हूँ, पहले इस पिशाच का अंत कीजिए बाबा। साधु बाबा ने ताड़ के पेड़ की जड़ में मंत्रपुत जल से घेरा बना दिया और तुरंत ही पेड़ में आग जल उठी। प्रेत मूर्ति तब तक उस ताड़ के पेड़ की चोटी पर चढ़ चुका था और मनोहर के आवाज में चीख रहा था, रूमना, झुमना, बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ।
उस पुकार को सुनकर झुमना उठने ही वाली थी कि तभी साधु बाबा ने कहा, उसकी माया में मत फंसो। वो चाहता है तुम लोग घेरे से बाहर निकलो। एक बार घेरे से बाहर आ गए तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मनोहर की चीख थम गई। अब फिर से अलौकिक चीख सुनाई दे रही है। कुछ देर तक यह असमान लड़ाई चलने के बाद जब आग बुझ गई तो गांव वालों ने देखा कि ताड़ के पेड़ का काला तना ही बस खड़ा है। उसकी चोटी पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। रूमना की ओर देखकर साधु बाबा बोले, इस पेड़ के आसपास तुम लोग मत जाना। यहाँ एक बाड़ लगा दो ताकि कोई भी वहाँ ना जा सके। मैं पिछले बार आकर तुम्हारी माँ को बता दिया था। मैं साधना में बैठा था, तभी बाहर कमला की आवाज सुनाई। किनारे बसा डोंगरी लगाओ। चारों तरफ घना डरावना जंगल। अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर जिसमें भोला और उसकी पत्नी सुमन रहती थी। उस रात जब भोला रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो सुमन, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा। पत्नी ने इतना बोला रुका नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर इतने रात को जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के नीचे बनी रामू की चाय की दुकान से धीरे धीरे बुझती अंगारों की रोशनी में चमक रही थी। उसी चाय की दुकान पे बैठे थे गांव के 4-5 लोग। उनमें रामू, मोहन, गोपाल और गांव के सबसे बूढ़े शंकर काका भी बैठे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे बे? पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डर रहा है। मन्ने तो लग रहा है कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अमावस की रात है ना आज? हाँ, आज अमावस्या की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पे लाठी मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल ही रही थी कि उतने में दूसरी तरफ से भोला अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लौ में धीरे धीरे भोला आगे आ रहा था। तभी चाय की दुकान पे बैठे शंकर काका बोले, अरे भोला, कहाँ चला इतनी रात? आज अमावस्या की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। पागल हो गया है क्या भोला? कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसा लगता है। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुमन मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। मत जा भोला, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं, बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ एकदम लहराई और जैसे किसी ने पास में ही हंसकर फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन भोला डरा नहीं। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। भोला चाय की दुकान से आगे निकल चुका था। गांव की आखिरी बाउंड्री पार होते ही वो सुनसान डरावने जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल की आवाज ऐसी आ रही थी कि मानो किसी इंसान की आवाज हो। भोला रुक जाता है। कौन है? कोई है तो सामने आ जाओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। भोला ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे? गोपाल तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मेरे को डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूं। सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापिस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि भोला की पत्नी सुमन थी। भोला का दिल धक से रह गया। अरे सुमन, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा। सुमन मुस्कुराई मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज सुमन की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो भोला, रात बहुत हो गई है। भोला एक कदम पीछे हट गया। उसी पल सुमन जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के भोला का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो सुमन नहीं थी।
ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी भोला रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्ते से भयानक डरावने डरावने आवाजें आनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद भोला जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के भोला जोर से चिल्लाया, कौन है रे? सामने आ। बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुड्ढे की आवाज हो। फिर से भोला पीछे मुड़ा तो अपने पीछे उसको उसी के गांव के शंकर काका दिखाई दिए, जो चाय की दुकान पे बैठे हुए थे। शंकर काका, आप इस वक्त इस जंगल में? आपने तो मुझे जंगल जाने को रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था भोला। भोला, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। यह सब देख के भोला पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के शंकर काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम एक जंगल के छलावा हो। अचानक शंकर काका का चेहरा पिघलने लगा, आंखें लाल, दांत लंबे और चेहरा किसी दानव जैसा। भोला डरकर कुल्हाड़ी लहराता हुआ भागा। छलावा पेड़ों से ऊपर नीचे कूदता हुआ उसका पीछा कर रहा था। भोला भागते भागते एक पुरानी खाई पर पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। अब भोला के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। न भोला पीछे जा सकता था, न आगे जा सकता था। भोला ने उसे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुमसे, तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में भोला का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी भोला और उधर भी भोला, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली भोला डर जाता है। भोला, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी सुमन भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा भोला के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि भोला को अचानक शंकर काका की बात याद आई। हाँ, शंकर काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद भोला ने अपने हाथ में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी होने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया, अगली अमावस मैं लौटूंगा भोला। उसके बाद तुम्हें ये लालटेन तो क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये बोल के छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के धूप, अब भोला के पास लालटेन भी नहीं थी। भोला ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर के रास्ते बिना लकड़ी लेकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते भोला थक जाता है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूं, आज की रात यही जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूं। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहां से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ भोला की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर भोला का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी सुमन खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं और अब तक ये घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों की भौंकने की और जंगल की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। उधर सुमन को नींद नहीं आ रही थी। सुमन सोते हुए भोला को याद कर रही थी। सुमन घर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सुमन गांव में जो चाय की दुकान है उसके पास आने लगती है। चाय के दुकान पे वही लोग बैठे थे, भोला को समझा रहे थे। तभी सुमन चाय की दुकान पे आ जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम आज चाय की दुकान पे कैसे आई? सब ठीक तो है ना? नहीं शंकर काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को भोला लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन भोला जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ तो भोला घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। सुमन, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाके देखते हैं। उसके बाद सभी भोला को ढूंढने जंगल के और जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से शंकर काका कहते हैं, बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारे तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका,
मैंने एक आदमी को एक पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसीलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहां का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहां कभी नहीं जाता। सभी लोग वहां से भोला को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने को भोला एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग भोला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे वो भोला, नींद पूरी नहीं हुई क्या? अब तुम्हारी नींद पूरी हुई होगी तो उठ जा, देखो हम तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं। तभी अचानक भोला की आंख खुल जाती है। भोला खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? और सुमन, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में क्यों? क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी चिंता में सो नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? सुमन, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ भोला तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में? शंकर काका, अब आप लोगों को मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं लकड़ी लेने इस जंगल में आया ना, तो मुझे सुमन का रूप लेकर इस जंगल का छलावा मेरे सामने आया। उसके बाद वो गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से वो छलावा आपके रूप में मेरे पीछे मुझे मारने आया शंकर काका, लेकिन आपकी वजह से मैं कल रात को बच गया। आपने मुझे चाय की दुकान पे बताया था कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है। मैंने मेरे हाथ में जो लालटेन थी वो छलावे के ऊपर फेंकी। उसके बाद छलावा गायब हो गया, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो फिर अगली अमावस की रात हमारे गांव आएगा। शंकर काका, छलावा गया नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए गायब हो गया है। इसीलिए हम सब गांव वालों को सावधान रहना होगा।